हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो आ, मेरी पहली क्लास है आज। मैं आप लोग को जीएस पढ़ाने वाला हूँ, है ना। मेरा नाम सबूर अहमद खान है। तो जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, कुछ लोग शायद पहले से जानते होंगे, कुछ लोगों ने पहली बार लेक्चर अटेंड करे होंगे। इत्तेफाक से ये क्लास यूट्यूब पे भी जा रही है ना, एट द वेरी सेम टाइम। और ऑफलाइन भी आप लोग बैठे हुए हैं। देखो, जनरली ये जो क्लास आज मैं ले रहा हूँ, ये मैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द बैच हमेशा लेता हूँ। इस क्लास का मेन मोटिव ये होता है कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के पास अपने, कि एक तो ये जनरल डाउट होता है कि जीएस को कैसे अप्रोच करना है, या फिर जीएस पढ़नी भी है या नहीं पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है। इसके अलावा एज अ होल एमबीए एंट्रेंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैथ्स कैसे पढ़ी जाएगी, वो आपको जैद सर ही बताएंगे। मैं आपको नहीं बता सकता रीजनिंग कैसे पढ़ी जाएगी, दैट जैद सर विल टेल यू। ठीक है, बट एज अ पर्सन जिसने खुद एमबीए किया है और एंट्रेंस भी निकाला है, और बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तभी तभी मैंने एंट्रेंस दिया था जब ये आपका 100 नंबर का पेपर चेंज हुआ था, उसी साल का मेरा बैच था। इस वजह से एक कॉम्प्रिहेंसिवली मैं चाहता हूं कि एक बार बच्चों से एक बार डिस्कशन हो जाए, है ना, रिगार्डिंग एमबीए कि है क्या, एंट्रेंस में क्या क्या चीजें हैं। उसी के रिगार्डिंग एक क्लास हमारी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें बताऊंगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे डाउट्स होंगे। ठीक है, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं। तो ऑल अबाउट एमयू एमबीए कैट। अब ये बात तो हमको पता लगी गई है कि हमारा एमबीए कैट हो गया है। एमबीए कैट का मतलब है कि पहले क्या हुआ करता था, एमबीए का पेपर अलग हुआ करता था, एमएसडब्ल्यू का पेपर अलग होता था, एमएचआरएम का पेपर अलग होता था, एमएफएम का पेपर अलग होता था, एमबीए एग्री बिजनेस का भी पेपर अलग होता था, है ना। और बाकी एमबीए का तो पेपर अलग होता ही था। इस साल से, सॉरी इस साल से नहीं, रादर 3 साल से एक नई चीज एमयू ने इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है एमबीए कैट। और एमबीए कैट में आपका सिंगल पेपर होता है 100 मार्क्स का। ये आपको पता ही होगी मेरे ख्याल से बात, क्योंकि अब तो 3 साल हो गए, ज्यादातर लोगों को पता होगी, जो ऑनलाइन वो नहीं पता होगी। बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बता देते हैं कि 3 साल से लास्ट ये हो रहा है कि एक पेपर है, और उस एक पेपर के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप किस कोर्स में एंटर होते हैं। फॉर्म सबके आप अलग अलग भरते हैं, सबके फॉर्म्स अलग अलग भरे जाते हैं, और उसके हिसाब से मेरिट डिसाइड होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? एक एडवांटेज ये है कि आपको एंजाइटी नहीं रहती, आपको 6-7 एग्जाम देने हैं, आपको एक ही पेपर देना है, आप उसमें सारा जितनी मेहनत है आप उस पेपर में लगा दो सारी की सारी। दूसरी एडवांटेज क्या है? एमएचआरएम का पेपर बहुत अलग आया करता था। एमएचआरएम के पेपर में स्टैटिस्टिक्स आया करती थी बहुत ज्यादा, है ना। पहले जब मैंने दिया था, और पहले भी स्टैटिस्टिक्स भर के आया करती थी। और जीएस बड़ी अजीब तरीके की, मतलब इकोनॉमिक्स भर दी, फाइनेंस भर दी, ऐसी जीएस आती थी। एमएफएम का पेपर भी ऐसे ही होता था। अच्छा, एमएसडब्ल्यू का पेपर बेहद ईजी होता था, और जो जनरल एमबीए का पेपर होता था वो बिल्कुल अलग होता था, इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर एग्जाम्स। तो आपको अलग अलग पेपर की तैयारी करनी पड़ती थी। ठीक, ये एक पॉजिटिव हो गया कि अब आपको सिंगल पेपर की तैयारी करनी है, यू गो आउट और परफॉर्म करो अच्छा। प्रॉब्लमैटिक इसमें क्या बात है? प्रॉब्लमैटिक बात ये है कि अब एक ही पेपर है। ठीक है, तो अगर पेपर सही होता है तो वो वाला पेपर ठीक हो जाएगा, यू विल बी सिलेक्टेड इन ऑल द कोर्सेज। ऐसे हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइन से सारे लिस्ट में नाम है। ठीक, और अगर वो पेपर खराब हो गया, सो देयर इज नो सेकंड चांस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर द एंट्रेंस, मेरा पहला पेपर था एमएफएम का। एमएफएम एमटीटीएम का नाम सुना होगा आपने, है ना। वो मेरा पेपर बिगड़ गया मतलब मेरे अच्छा स्कोर नहीं आया बहुत। उस टाइम के हिसाब से 35 या 36 नंबर थे मेरे, विच वर नॉट गुड। अब प्रॉब्लम क्या हुई, 35-36 पे कुछ नहीं हुआ, मतलब वेटिंग आई, फिर वो बाद में लेटर ऑन क्लियर हुई वेटिंग। तो मेरे पास टाइम था कि आई कैन डू बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम। एक हफ्ते का टाइम मिलता था पहले, संडे टू संडे होते हैं एमयू के पेपर। तो आपका एक पेपर संडे में खराब हो गया तो नेक्स्ट संडे तक आप अच्छा कर लो अपनी प्रिपरेशन। अब वो आपको टाइम नहीं मिलता। अब आपका वही है, मतलब सब कुछ वही है। तो आज हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अदर आप लोग की डिस्कशन मैथ्स के रिगार्डिंग तो हो ही गई होगी सर से। मैं आपको कुछ एस्पिरेंट्स के, जो एक स्टूडेंट के तौर पे मैं आपको चीजें डिस्कस करूंगा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे एमबीए के सिलेबस के साथ। फिर पैटर्न देखेंगे और कुछ मिथ्स भी देखेंगे। पेपर हम लोग को पता है 100 मार्क्स का रिटन पेपर होता है, 25 मार्क्स का जीडीपीआई होता है। अब यूजुअली अगर आप मेरी पुरानी यूट्यूब पे वीडियोस उठा के देखोगे तो मैं हमेशा लोगों से यही बात बोलता हूँ कि 100 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, खुद नजर आ रहा है आपको, टोटल 125 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से मेजॉरिटी 100 मार्क्स की है, माइनॉरिटी में 25 मार्क्स हैं, बहुत कम नंबर है। दूसरी चीज, 25 मार्क्स का जो आपका जीडीपीआई होता है, इसमें बहुत ज्यादा लेट्स से क्या बोल वेरिएशन नहीं होता है मार्क्स में। ऐसा नहीं होता है किसी को 5 नंबर मिलना है, किसी को 25 नंबर मिलना है। एक फिक्स ब्रैकेट है, उसी में नंबर सबके आगे पीछे घूमते हैं, 15 से 20 के बीच में सबके नंबर। और किसी ने बहुत गंदा कर दिया तो उसको 12 मिल जाएंगे, किसी ने बहुत अच्छा कर दिया तो उसको 22 नंबर मिल जाएंगे। 15 से 20 वाला ही ब्रैकेट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर सब लोगों को सेम मार्क्स मिल रहे हैं तो कोई फायदा हुआ फिर? मतलब जैसे आप लोगों ने कभी मैथमेटिक्स में सोल्यूशन करे होंगे कि एडिंग 5 ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। अभी इक्वेशन पढ़ी बचपन में कभी पढ़ते थे कि सपोज करो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिखा हुआ है। अब हम क्या किया करते थे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ द साइड्स करते थे। अब मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन द बोथ साइड का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम काम जीडीपीआई करता है। अगर आपके यहाँ 100 में से 50 नंबर आ गए, 50 मतलब कंसिडरिंग पेपर मॉडरेट आया था, 50 नंबर आ गए, तो अगर आप ये 25 मार्क्स का जीडीपीआई अच्छा नहीं भी करके आओगे तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप के यहाँ पे नंबर 35 है तो आप अगर अपना जीडीपीआई अच्छा करके आओगे तो भी कुछ नहीं हो सकता आपको। मतलब जीडीपीआई में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको मल्लापुरम से उठा के आपकी रैंक को मेन एमबीए में छोड़ दे। हाँ, पता है क्या कर सकता है कि मल्लापुरम से उठा के आपको इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस दिलवा देगा, या आपको इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस मिलना था बट आपने बहुत अच्छा जीडी कर दिया तो आप आईबी में आ जाओगे। आपको किशनगंज और मुर्शिदाबाद से उठा के वो अलीगढ़ में नहीं लाएगा, 3 सेंटर्स है ना हमारे, वो नहीं कर पाएगा। इस बार क्या हुआ, मतलब इस बार एक अनोमली हुई। इस बार का पेपर आप लोगों ने देखा ऑनलाइन, किसी ने पेपर देखा जो बच्चे ऑनलाइन, 9 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन, आप लोगों ने पेपर देखा होगा। क्या हुआ इस साल, देखो क्या होता है जब भी लेट से अगर किसी की कट ऑफ 50 जाती है ना, किसी एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ 50 जाती है, तो यहाँ पे बहुत कम बच्चे होते हैं, 50 प्लस पे बहुत कम बच्चे होते हैं, और 45 से लेके 50 तक अच्छे खासे बच्चे होते हैं, अच्छे खासे बच्चे जो आपको कहते हुए मिलते हैं कि यार नंबर बस एज पे रह गए, बस बाउंड्री पे रह गए, इस पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन होता अल्टीमेटली इन्हीं का सिलेक्शन है। इस बार पता है क्या अनोमली हुई, इस बार ये हुआ कि इस बार की मैं आपको मेरिट बताता हूँ, इस बार का बच्चों के स्कोर में इतने में इतनी ज्यादा भीड़ थी दैट ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसी ब्रैकेट में थे, या फिर इसको और कम कर लो 38 को 36 मार्क, सारे बच्चे इसमें थे। तो पता है इस साल क्या हुआ, इस साल जीडीपीआई की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि जब सभी बच्चे इसमें हैं तो फिर होगा किसका सिलेक्शन, जो जीडीपीआई अच्छा करके आएगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके, एक बच्चे के तो शायद 68 या फिर 72 मार्क्स थे जिसकी रैंक बनाई है। तो जो इधर वाले बच्चे थे 42 प्लस, उनका अभी भी बहुत आराम से, बहुत आराम से, उनको जीडीपीआई में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ जब भीड़ बढ़ती है तो जीडीपीआई में प्रॉब्लम आती है। अब इस बार का पेपर था ही ऐसा, इस बार का पेपर भीड़ बढ़ाने वाला ही पेपर था। क्यों पेपर था, इंग्लिश बच्चों के ऊपर से चली गई, पता ही नहीं चला, पूरी की पूरी आपकी ग्रामर पूछ ली, वो कैप पूछ ली, रादर वो कैप पूछ ली। और वन ऑफ द वेरी ट्रस्ट वर्दी कलीग ऑफ आर्स, मैंने उनसे पूछा था, शी इज अ वेरी गुड इंग्लिश टीचर, तो मतलब वो जेड एकेडमी की नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकती कि मैंने इंटरनल सोर्स से पता करा। शी टोल्ड मी दैट आउट ऑफ 25 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड फ्रॉम द वोकैबुलरी इन इंग्लिश सेक्शन, सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे अटेम्प्ट करने की हिम्मत करेंगे। मतलब उनका कहना यह था कि 15 तो हवा भी नहीं लगेगी उन्हें कि क्या हुआ, 10 अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपकी रीजनिंग गायब हो गई। जब रीजनिंग गायब हो गई तो सिर्फ मैथ बची, तो मैथ्स बची। फिर जैसे जैसे जो उसके बारे में आगे बात करेंगे कि बच्चों ने फिर मैथ्स को कैसे टैकल किया, क्या किया, दैट इज अ डिफरेंट, ठीक है। अब क्या होता है, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। अब ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि एक टेस्ट में एग्री बिजनेस भी आ जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट, एमएसडब्ल्यू, आईबी, इस्लामिक बैंकिंग, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एमबीए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमआईआरएम, और मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये नया कोर्स शुरू करा है, एमपीएच। ये ज्यादातर वो लोग करते हैं जो मेडिसिन बैकग्राउंड से होते हैं या फिर एटलीस्ट बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं। इतने सारे टेस्ट आपको क्वालिफाई करने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जनरली अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो आप सबको पता है रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, डीआई आती है, इस बार खैर डीआई और मैथ और रीजनिंग कुछ भी नहीं आई, इंग्लिश आती है और जीएस आती है ना, क्वांट्स आती है। अगर ब्रॉडली आप देखें पूरे सिलेबस को, तो आप पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैथ्स एंड नॉन मैथ्स।
ये पूरा नॉन मैथ्स का सेक्शन है और ये मैथ्स का सेक्शन है। ये मैं क्यों डिवाइड करवा रहा हूँ? बिकॉज यू आर इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका क्या लेवल है, मैथ्स आपको कितनी अच्छी आती है, ये आपको अभी से पता होगा। मैथ्स के साथ एक बहुत बढ़िया चीज है कि अच्छा ये बताओ, जैसे आप लोग में से किसी को लगता है कि मैथ्स उनकी वीक है, मैथ्स वीक लगती है ऑनलाइन में, किसी को लगता है कि उनकी मैथ्स वीक है? मैं आपको एक फंडामेंटल प्रॉब्लम बताऊंगा कि हमारे साथ होती क्या है जब हम किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं ना, तो हमारे साथ एक परेशानी क्या होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको। किसको ऑनलाइन में लगता है कि उसकी मैथ्स वीक है? बताइए सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज 2 + 2? योर मैथ्स इज नॉट वीक। व्हाट इज 5 + 5? 10। बेसिकली तुम्हारी मैथ्स वीक नहीं है, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, ये तो खैर बहुत ही मजाक वाला एग्जाम्पल हो गया। तुम्हारी मैथ्स वीक नहीं है। मैथ्स वीक होना या जीएस वीक होने जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है, हमने पूरी मैथ्स को एक सिंगल पीस ऑफ ब्लॉक मान रखा है कि हमारी मैथ्स ही वीक है। भाई मैथ्स में आपका हो सकता है टाइम एंड डिस्टेंस वीक हो सकता है आपका टाइम एंड वर्क वीक हो सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीक हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस वीक हो। कोई तो ऐसा टॉपिक होगा ना जो तुम्हें पसंद होगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है टॉपिक। अब जैसे बाज दफा बच्चों को लगता है कि सर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, पूरे मैथ्स के सिलेबस में जैद सर ने आपसे सब डिस्कस कर ही लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मुझे भी यही वाला था कि यार मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती। व्हाट आई डिड, मैंने लग के सिर्फ परसेंटेज पढ़ा, दिल भर के मैंने परसेंटेज ही परसेंटेज पढ़ा। रीजन सुनो, परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ही तो है। एक आपने कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए की, उस पर 20% का आपको प्रॉफिट हुआ, फिर आपने वो इतने की बेची। सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज ही तो कॉम्प्लिकेटेड कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन? इट इज परसेंटेज। अगर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है दैट इफ आई इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल बाय 10%, by how much percent the area will increase? It is not a question of mensuration. ये परसेंटेज का सवाल है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इफ यू थिंक दैट योर मैथ्स इज वीक, तो वैसे तो जैद सर से अच्छा तो टीचर अलीगढ़ में आपको मिलेगा नहीं, और मेरे ख्याल में यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, कहीं आप देखने निकलेंगे एमयू और जामिया एंट्रेंस के लिए। लेकिन आप अभी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके अच्छे कौन से टॉपिक्स हैं और वीक कौन से हैं। दोनों पे काम करा जा सकता है बहुत ईजिली। दिस इज इजी पोर्शन, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है। इस बार ये नहीं आया था, इसलिए आपने देखा मेरिट के साथ क्या हुआ। फिर उसके बाद आती है हमारी जीएस और इंग्लिश। मैं बता दूंगा दोनों के बारे में क्या क्या करना है। जीएस का मेरा खुद सब्जेक्ट में जीएस ही पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं जीएस को थोड़ा आराम से बताऊंगा अभी आएगा। मैथ्स का सिलेबस ये है, ठीक है। मैथ का सिलेबस काफी प्रिडिक्टेबल हुआ करता था एमयू का, अब थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबलनेस आ गई है उसमें। पहले पता रहता था कि लेट से प्रोबेबिलिटी से एक सवाल आएगा ही आएगा, 1 1 1 1। ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, 19-20 से स्टार्ट किया है मैंने। 19-20 में पहली बार 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, फिर 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 का आपको उसमें मिसिंग मिलेगा, और 25-26 का आपको, मतलब इसमें 3 साल के पेपर नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। 20 देखो लिख देता हूँ ताकि बच्चों जो लोग बाद में देख रहे हैं, 24-25 और जो अभी आपका पेपर हुआ है 26-27, ये पेपर भी सेम पैटर्न पे आए, इन्हीं पैटर्न पे पेपर आए थे। बीच में एक पेपर आया था बस 2025 वाला, बहुत ही वाहियात पेपर, बहुत ही बुरा पेपर। मतलब उसकी अगर आप जीएस या फिर कोई और चीज उठा के, बुरा तो खैर पिछला वाला भी बुरा ही, ये वाला भी बुरा ही मानूंगा मैं, ठीक है, काफी बुरा था। लेकिन मैथ्स में पैटर्न सेम रहा था इन पेपर्स का, ठीक है। तो खैर ये वाला तो वाहियाती पेपर था, बच्चों ने बहुत ज्यादा गुस्सा भी था और जायज बात थी। जिन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी थी ना, जो हमारे रैंक होल्डर्स थे, जिनको हमें लग रहा था हो जाएगा, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। रीजन, वनडे पेपर की प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आपने ऑन द स्पॉट एट दैट मोमेंट अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए, खत्म, ठीक है, मसला खराब हो जाए। ठीक, अब देखिए, खैर आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स है। मैथ्स की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, एज अ टीचर नहीं बता रहा, वो जैसे बताएंगे। देयर इज ओनली वन वे टू टैकल मैथमेटिक्स, इज बाई सॉल्विंग डेली। आप कुछ नहीं करो, आप 15 मिनट रोज निकाल लो, 20 मिनट रोज निकाल लो। मैं आपको पेन पेपर पे लिख के दे रहा हूँ। अभी क्या चल रहा है, अगस्त आपका स्टार्ट हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, आप अच्छे से
6 घंटे पढ़ना शुरू करना फरवरी से या मार्च से पढ़ना शुरू करना जब आप चाहो। अभी अगर आपने आधा घंटा दे दिया ना मैथ्स को, आप यू विल बी वे वे फॉरवर्ड देन अदर पीपल। बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ मैं आपको ये वाली बात। इसका रीजन सुन, जब मैंने 2019 में एंट्रेंस दिया था तो मैं रोज मैथ सॉल्व किया करता था, रोज। और मैं सिर्फ मैथ सॉल्व किया करता था, सिर्फ मैथ्स। मुझे इंग्लिश पे इतना था कि मैं इंग्लिश कर ले जाऊंगा जैसी भी आएगी, और मैथ सॉल्व कर रहा हूँ तो इसके तो फेल में लॉजिकल रीजनिंग और डीआई भी हो जाएगी। करता था मैं, वो भी सॉल्व करता था। मैं जीएस पूरी छोड़ के गया, सिरे से 0 जीएस पढ़ के गया था मैं। मैंने ये मान के गया था मैं जीएस में कि जितनी आ गई नेचुरली उतनी कराऊंगा, पढ़ के कुछ नहीं करूंगा जीएस, विच वाज अ वेरी बैड डिसीजन। खुदा का शुक्र ये हुआ कि वो वाला पेपर कैंसिल हो गया। मतलब हम लोग पेपर देकर आए, दोपहर में पता लगा पेपर लीक हो गया था। एमयू की हिस्ट्री में एक ही पेपर लीक हुआ है, वो 2019 का एमबीए पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। ठीक है सर, एक्स वाले क्वेश्चन नहीं होते, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वो पेपर लीक हुआ तो मुझे टाइम मिला 15 दिन का और। तो मैंने सोचा कि जो मैंने यहाँ गलती अपनी करी थी इसको ठीक कर लिया। मैंने उठाई जीएस की अरिहंत की किताब आती थी, मैंने उसको रटना शुरू कर दिया। एग्जाम से 4 दिन पहले मैंने सोचा कि चलो अब मेरी मैथ्स तो मैंने कर ही ली थी और अब मैंने जीएस भी कर ली, चलो एक बार मैथ्स उठा के दोबारा देख ली। जब मैंने मैथ्स उठा के दोबारा देखी, सब कुछ गायब हो चुका था उन 10 दिन में। और मैं घबराहट में, मेरा बुरा हाल था कि यार ये मैंने क्या किया। फिर कुछ नहीं, अगले 4 दिन में मैंने फिर मैथ्स करी। कुल मिला के कहने की बात ये कि मैथ्स हो गई प्लस डीआई हो गई, या सॉरी मेरा हैंड राइटिंग बहुत खास नहीं है इसलिए मैं पीपीटी ही लेकर आता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, ये सब डेली करने से होता है। देखो मैथ्स का तो आपको सर पढ़ा रहे हैं, डीआई की मैं, डीआई और एलआर की सिंपल सी ट्रिक है। डीआई और एलआर में वेरी लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी लिमिटेड। डीआई में क्या आएगा, या तो आपकी टेबल आएगी, या आपका चार्ट आएगा, या आपका पाई ग्राफ आएगा। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आएगा डीआई? 3 सवाल आपने कर लिए, खत्म आपका खेल। सेम गोज विद लॉजिकल रीजनिंग, कैलेंडर से आ जाएगा, डायरेक्शन से आ जाएगा, क्लॉक से आ जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाएगा, किससे आएगा? जिससे भी आएगा हो जाएगा, आपने कर लिया। ठीक, तीसरा अब आते हैं एलआरडीआई का, मैंने आपको बता दिया। फिर आती है इंग्लिश। इंग्लिश में मैम विल हैंडल, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इंग्लिश की वो ये है, नोबडी कैन प्रिपेयर यू फॉर द पेपर ऑफ दिस ईयर। 25 क्वेश्चंस अगर वोकैब के आए हैं, नोबडी ऑन अर्थ कैन प्रिपेयर। जो लोग जीआरई और जीमैट एक पेपर होता है, वो जो लोग देते हैं वो 1100 वर्ड रटते हैं वो कैप्स के, वो भी नहीं कर पाते हैं पेपर में अच्छा, क्योंकि आप, इंग्लिश ऐसी चीज है, यू लर्न थ्रू योर लाइफ। आप क्लासरूम में बैठ के बहुत अच्छी वोकैब नहीं लर्न कर सकते, आपको वो सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे। यू स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव सा इंग्लिश के साथ मसला होता है। ठीक, बट जो क्लास में पढ़ेंगे, और मैं भी ये एडवाइस करूंगा आप लोगों से कि इस बार का जो पेपर आया है उसको देख के पढ़ाई मत करना। ठीक है, बिल्कुल मत करना। मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ। 2025 में एक पेपर आया, उसमें जीएसआई बहुत गंदी, मेरे पढ़ाई में से एक भी सवाल नहीं आया, शायद 2-3 आए होंगे सवाल। लेकिन मुझे ये पता था कि पेपर बहुत ही अजीब आया, क्योंकि यार कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, हर बार मेरे पढ़ाई में से कभी 10 सवाल, कभी 15 सवाल, कभी 12 सवाल आते ही आते हैं। अब 2025 में मेरे पढ़ाई में से बिल्कुल नहीं आया, तो क्या मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर देता कि नहीं मैं वो पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाऊंगा? मुझे पता था कि पेपर खराब था, नोट्स खराब नहीं थे, और बहुत हिम्मत करके मैंने सेम चीज पढ़ाई जो मैं हर बार पढ़ाता था। इस बार आप देखिए, इस बार आप देखिए कि आप बच्चों से पूछेगा 15 से लेके 16 सवाल डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास, डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास। ठीक है, और इसी वजह से, इस पे आएंगे हम, इसी वजह से इस बार की मेरिट जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर इसलिए हुई है क्योंकि जब बच्चे इंग्लिश नहीं कर पाए और बच्चे मैथ्स नहीं कर पाए, जिस बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है, आपके सीनियर से आप उनसे पूछिएगा, कोई बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 8 या 10 सवाल जीएस के नहीं करके आया होगा। तुम खुद सोचो, इंग्लिश बच्चों से हिल नहीं रही 25 मार्क्स की, डीआईएलआर 0 हो गई, पूरी मैथ्स आ गई, स्टिल स्टिल आपकी पहली लिस्ट में जो आपको मेन एमबीए मिला है वो 44 या 45 मार्क्स का मिला। इतनी हाई कैसे चली? नहीं, ना इंग्लिश हो रही है, ना लॉजिकल रीजनिंग डी आई है, ये सब मैथ्स और जीएस का पेपर था वो। पता है क्यों हो पाया? वो हो पाया बिकॉज बच्चों ने जीएस करी है, बच्चे जीएस करके गए थे, पढ़ के गए थे बच्चे, स्पेशली जो क्लासरूम। कितने बच्चे यूट्यूब से मिले डायरेक्टली जो ये बोल रहे थे कि सर एज इट इज यूट्यूब से सवाल आए, है ना?
सब दिए हुए हैं। मैं क्लेम वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ, ना ही बनाई थी मैंने क्लेम वीडियो, क्योंकि इट इज़ हार्श कि मैं यहाँ पे 3 घंटे आऊँ और मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा के चला जाऊँ और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि आपको सब याद रह जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। इसलिए मैं क्लेम वीडियो भी नहीं बनाता हूँ कि यार ये तो बहुत बेवकूफ़ी की बात है ना कि सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ आके और मैंने 10 घंटे में पूरी जीएस पढ़ा दी और मैं कह दिया देखो सब मेरे नोट से आया है। अरे भाई, अगर आप इतनी मोटी किताब लेके, कहाँ गई वो किताब, खैर ये तो रीजनिंग की किताब है, इतनी मोटी लोग जीएस का सिलेबस बताते हैं, लोग कहते हैं ये किताब पढ़ जाओ सब इसमें से आएगा। अरे तो सब आएगा ही इसमें से जब सब लिखा ही इसमें है ना, ये तो बहुत बेतुकी बात है ना। तो उस पेपर को देख के तैयारी मत करना जो इस साल पेपर आया, क्योंकि अगर इस साल के पेपर को देख के तैयारी करोगे तुम वोकैब भी अच्छी करते रहोगे और यकीन जानना अगले साल नहीं आएगी वोकैब। पेपर में अनोमली थी, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, इस बार का पेपर दोबारा से वो लोग लाइन पे वापस लेकर आएंगे, ठीक है, बहुत गलत हुआ था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंग्लिश की, मैम आपको बताएंगी कैसे करना है इंग्लिश का, वही पीवाईक्यू से। अब देखो बात करते हैं जीएस के सिलेबस की, ठीक है, फाइनली जीएस, टाइम टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जीएस का सिलेबस है। अब लोगों, ये आपने सिलेबस देखा है कभी ऑनलाइन, देखा है सिलेबस कभी आप लोगों ने देखा है, जो ऑनलाइन है बच्चे उन लोगों ने कभी सिलेबस देखा है, बताइए। जैद सर कई बार कहते हैं, मतलब जैद सर बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, जैद सर कहते हैं कि अगर सबूर सर के पढ़ाई में से नहीं आया तो मतलब तुम ये मान लो कि पेपर 75 नंबर का है। अगर अगर मतलब अकॉर्डिंग टू जैद सर, कभी कभी मजाक में बोलते हैं या सीरियसली बोलते हैं, जी सर, अच्छा देगा, जैसे कभी कभी कहते हैं कि अगर सपोज करो 25 क्वेश्चन जीएस के आए और जिसमें से सर का एक भी पढ़ाया हुआ नहीं आया, तो आप ये मान के चलो कि पेपर 25 नंबर का है। वो इसलिए कहते हैं कि हमारी कवरेज यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होगी। ये पढ़ा है आपने, इस सिलेबस को देख के ऐसा लग रहा होगा कि यूपीएससी का सिलेबस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर, अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, national income and distribution, economic policies, economic reforms, land reforms, green revolution, Indian social system, क्या होता है इंडियन सोशल सिस्टम, आई डोंट नो, यू डोंट नो, social institution, social reform, social problems, social changes, social legislation, social policy, social welfare program schemes, sustainable development, changes in social, economic, political, technological, cultural environment, Indian polity, human rights, Indian history, geography। आपको इस सिलेबस को देख के क्या नजर आ रहा है, विच इज दी टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको इसमें नजर आ रहा है, टॉप 3 मोस्ट सब्जेक्ट बताइए, ऑनलाइन वाले भी बताइए। इसमें टॉप इंडियन हिस्ट्री कैसे आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, भरा तो इकोनॉमी से पढ़ा है पूरा, इकोनॉमी 1 2 3 4 5 बार तो इकोनॉमी लिखा हुआ है इसमें, और कम से कम 6 बार सोशल लिखा हुआ होगा इसमें, सोसाइटी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार सोसाइटी का मेंशन है। सोशल मीन सोसाइटी, क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें, इकोनॉमी नजर आ रही है एक तो और एक नजर आ रही है, ठीक है, ठीक है, और इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी छोटू सा यहाँ पे लिख दिया है हल्का सा बस, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बंदे को एमयू का पेपर बनाने को दिया जाता है उसको सिलेबस नहीं देते हैं शायद, उससे कहते हैं कि बेटा जो तुम्हारे दिल में आए वो तुम बना देना। इसका रीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज द हार्श रियलिटी। अब देखो, अगर मैं सोसाइटी देखूं, तुमको यहाँ पे कोई भी वर्ड सोसाइटी का नजर आ रहा है, सोसाइटी से एक सवाल नहीं आया एमयू में आज तक। आपने कहा था इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, 19-20 में 2 आए, अगले साल 0, फिर 8, फिर 8, फिर 3, इस बार फिर ज्यादा आ गए, ठीक है। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में कांस्टेंट है 3 2 4 2 6, अब कम हो गए हिस्ट्री में। इंटरनेशनल एजेंसी से कभी कोई सवाल नहीं है। पॉलिटी से 8 आ गए एक बार 0 भी आ चुके हैं, इस बार भी 3-4 सवाल थे, 2023-24 में 2 सवाल। मिसलिनियस ऐसे टॉपिक है जिनको किसी जगह डालना नहीं आ सकता। इंटरनेशनल एजेंसीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से 3 1 4, पहले 0 0 भी आ चुके हैं। अब ये देखो कितनी रैंडमनेस है इस डेटा में, आप इस डेटा को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस साल कौन सी चीज ज्यादा आ जाए, बहुत मुश्किल है इस डेटा को देख के प्रिडिक्ट करना। तो हम लोगों का मोटिव क्या है, क्यों फिर हम पढ़ रहे हैं, छोड़ के जाते हैं ना फिर जीएस यार, फिर जीएस छोड़ के जाते हैं, बताओ क्यों नहीं छोड़ के जा सकते जीएस, बताइए सर क्यों नहीं छोड़ के जा सकते, जब इतनी रैंडम इतनी बेवकूफी की जीएस पूछी जा रही है, खैर इंग्लिश भी बेवकूफी की ही पूछी जा रही है कि उठा के 5-25 क्वेश्चन वोकैब के दे दी, देन व्हाई नॉट लीव जीएस। इसका सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज मोर इजी,
बिटवीन दीज टू ऑप्शंस। 55 नंबर लेकर आना, स्कोरिंग 55 मार्क्स आउट ऑफ 75 इज इजी, और स्कोरिंग 55 मार्क्स तो सेम है, बट स्कोरिंग दीज मार्क्स आउट ऑफ 75 इज इजी, और स्कोरिंग 55 मार्क्स आउट ऑफ 100 इज इजी। ऑब्वियसली इट इज इजी। सो द रोल ऑफ जीएस, क्लियरली सुन लेना, द रोल ऑफ जीएस इज टू प्रोवाइड यू बफर। बफर फ्रॉम व्हाट? अगर मैथ्स टफ आई, बच्चे मैथ्स 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 पढ़ के जाते हैं, अगर मैथ्स टफ आई, सिलेक्शन उसी का होता है जिसके जीएस में सवाल। मैं मेरा सब्जेक्ट नहीं है, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता था, जो सब्जेक्ट चाहूंगा मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, एमबीए भी करा है मैंने, उसके बाद भी पढ़ाई करी है। मैं जीएस की तारीफ, जीएस की पैरवी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मेरा सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, बहुत बच्चे होते हैं बिना जीएस के भी जाते हैं पेपर देने, लेकिन वही जाते हैं जिनकी मैथ्स टॉप नॉच होती है, एकदम ऐसी होती है कि वो 50 सवाल आएंगे तो 50 में से 50 ठीक होंगे। आई हैव सीन सच पीपल, और वो 100 में से कोई एक। आप लोगों को जीएस क्यों पढ़नी है? बिकॉज आप अपने सीनियर से पूछना, जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं, इस साल वाले, इससे पिछले साल वाले, उससे पिछले साल वाले, अगर कोई बच्चा आपसे ये कहते, 100 में से एक हो सकता है कि मैंने जीएस का एक भी सवाल नहीं किया था पेपर में और मैं सिलेक्ट हो गया, मैं जीएस पढ़ाना छोड़ दूंगा। बिकॉज एएमयू एंट्रेंस का ऐसा नेचर है, जामिया का नहीं है ऐसा नेचर। जामिया में आप पूरा सेक्शन छोड़ के जाओ, स्टिल यू विल बी सिलेक्टेड, पूरा सेक्शन छोड़ के जाओ। एएमयू में अगर आपको 55 मार्क्स, ये इजी पेपर में, अगर टफ पेपर आता है तो मान लो 45 नंबर, और चलो एक्सटर्नल को तो फिर भी 55 ही चाहिए। अगर एक्सटर्नल बच्चा है या कोई भी नॉर्मल बच्चा है, उसे 50-55 नंबर लेकर आने, यू कैन नॉट लीव एनी सेक्शन। आपकी मैथ्स वीक है, डजंट मैटर, आपको मैथ्स के कुछ चैप्टर्स करके जाने ही पड़ेंगे, नहीं हो पाएगा वरना उसके बिना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आपकी इंग्लिश वीक है, आप पूरी 25 मार्क्स के नहीं छोड़ के आ सकते, आपके भाई 75 में से आप कैसे ले आओगे 55 नंबर? ये एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर लोगे? हाँ, अगर आप मुझे यकीन दिला दो कि सर मैं ये एक्यूरेसी मेंटेन कर लूंगा, ये कर लूंगी, ठीक है, बट एएमयू इज नॉट अबाउट परफेक्शन। यकीन मानो एएमयू में परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको कोई भी सेक्शन परफेक्टली नहीं आना चाहिए, आपको सारे सेक्शंस मिला के, जो आपके फॉर एग्जांपल आपके जो सेक्शंस हैं, क्वांट्स, एलआरडीआई, इंग्लिश और जीएस, ये सब मिला के आपको 55 नंबर लेकर आने। यू डोंट नीड टू बी अल्लामा इन एनी ऑफ दीज। और यही होता है, कोई भी बच्चा सिलेक्टेड हो, इस बार इस बार एक और चीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जो आपके टॉपर्स हैं सो कॉल्ड पिछले साल के, हम लोग को बुलाएंगे क्लास में वन बाय वन, आफ्टर मतलब ऐसा कि हर 2 हफ्ते बाद, हर 1 हफ्ते बाद हम ऐसे बच्चों को बुलाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हीं बच्चों को बुलाऊं जो अच्छे नहीं थे किसी एक सब्जेक्ट में। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो अच्छे होते हैं, वो कोचिंग नहीं भी करते ना तो निकाल लेते, बस वो आ जाते थे कोचिंग। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने कोचिंग आके अपनी कमियां सुधारी और मतलब ठीक किया। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे इसी साल के जो बच्चे हैं, मुझे अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्शिया ही थी हमारी स्टूडेंट, अर्शिया अकबर, है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक होकर आई थी, बिल्कुल ब्लैंक कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सब यही सीख। उसको अभी सेकंड लिस्ट में उसको एएमयू सेंटर मिल गया, ठीक है। ओवैस एक नाम का लड़का है, वो प्रीवियस इंस्टीट्यूट जिसमें मैं और जैद सर पढ़ाते थे, उसमें हम लोगों ने उसको पढ़ाया, उसके 62 मार्क्स आए थे, बीकॉम बैकग्राउंड का बच्चा। वो लोग आपको आके बताएंगे कि क्यों आपको कोई 2 सब्जेक्ट परफेक्टली नहीं करने हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स इतने इतने करने हैं कि सब में से आप 15-15, 10-15, 10-15 नंबर फेच कर दो। आप इस बार भी मिलिएगा, किसी से भी मिलिएगा आप, नो स्टूडेंट यू विल फाइंड जो बोलेगा कि मैं जीएस छोड़ के गया था, बिकॉज जीएस आपको बफर प्रोवाइड करता है, ठीक है। पढ़नी किस लेवल की जीएस है, क्या पढ़ना है, जैसे आप लोगों ने कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगी, बहुत सारे टीचर्स हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर एमबीए स्लैश बीबीए स्लैश बीकॉम स्लैश बीए स्लैश जामिया स्लैश यूपीएससी, सब मतलब उसने 100 क्वेश्चन बना दिए, वो सारे आ जाएंगे, मतलब सारे एंट्रेंस कवर कर दिए। या फिर एक टॉपिक पढ़ा दिया, लेट से कि लेट से एक टॉपिक लेकर आए, टॉपिक का नाम था कुछ भी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री फॉर एएमयू एमबीए, एएमयू बीबीए, एएमयू बीए, जामिया बीए। भाई कौन इतना काबिल टीचर है जो एक वीडियो में सारे कोर्सेज कवर कर सकता है? जैसे मैं आपको बताऊं,
योर सिलेबस ऑफ जीएस is same as syllabus of BA of GS, as syllabus of BBA of GS and as syllabus of UPPCS सेम है आपका। एसएससी सॉरी यूपीपीसीएस हटा दो, एसएससी के लोग पेपर देते हैं, तुम्हारा सिलेबस सेम है उसके। अब आप बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है, वन स्टॉप सोल्यूशन कैसे हो सकता है कि एक वीडियो में आप सारी चीजें कैसे पढ़ सकते हो। फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है किस डेप्थ में सवाल पूछ रहा है। जैसे आप बीए के सवाल उठा के देखना, बीए में सिलेबस सेम है, इंडियन हिस्ट्री तुम्हारा भी टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री उनका भी टॉपिक है, बीए में भर के हिस्ट्री आती है और डेप्थ में जाके हिस्ट्री पूछता है, एमबीए में नहीं पूछता। बीए में इकोनॉमिक्स सिलेबस में है, नहीं पूछता, एमबीए में पूछता है इकोनॉमिक्स अच्छे से। तो आप अगर जिस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और ये चेंज हो जाएगी इक्वेशन, अगर अभी तो मैं बोल रहा हूँ एमयू एमबीए का, अगर अब आप जामिया एमबीए का भी साथ में पढ़ेंगे तो ये मत समझिएगा कि कोई सबूर सर की भी कोई वीडियो नहीं हेल्प करेगी। जिस दिन मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं उसी वक्त आपको बाइफरकेट करके बताऊंगा क्या ये यहाँ तक एमयू के लिए इंपॉर्टेंट था और ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, ऐसे सवाल जामिया में आते हैं। देयर इज नो वन स्टॉप सॉल्यूशन, कोई भी आपको बेवकूफ बना दे, ना ही मैं बना सकता हूँ बेवकूफ। तो हमको कैसे पता लगेगा कि किस डेप्थ में पढ़ाई करनी है, उसका सिर्फ एक ऑप्शन है, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर बेसिकली दीज आर योर कंपास, ये आपको बताएंगे आपको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। और इनके बहुत फायदे, जैसे आपके पास तो भंडार है पीवाईक्यूज का। अगर आप सिर्फ 2019, अगर आप 2019 के बाद के पेपर भी उठाना शुरू करोगे ना, तो हर साल कितने सवाल आते हैं, 100। 5 साल में 500 क्वेश्चन तो आपके ही होंगे, नहीं बल्कि ज्यादा ही साल हो गए, 19 20 21 22 23 24 25 26, 8 साल हो गए, सॉरी 800 सवाल हो गए आपके, 800 सवाल। इमेजिन कर रहे हैं आप, 800 सवाल का मतलब है कि बहुत हो गए 800 सवाल। और इससे पहले क्या हुआ करता था, 2019 से पहले, सपोज करो मैं 2015 मान के चलूं, 2015 से अगर मैं देखूं 2020 तक का देखता हूँ, ठीक है, पहले क्या होता था, एमएचआरएम का पेपर अलग और आपका एमएफएम का पेपर अलग, एमएसडब्ल्यू का पेपर अलग और एग्री बिजनेस का पेपर अलग और एमबीए का पेपर अलग। हर साल आपके 100 100 200 300 400 500 सवाल मिल गए आपको पर ईयर। जरा मल्टीप्लाई करना, 500 सवाल अगर आपने 5 साल के कर लिए तो कितना होगा, कर पाएंगे आप अच्छे से, 2500 सवाल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हार्श रियलिटी बताता हूँ आपको, वो बच्चा जो पूरे साल कोचिंग कर रहा है और एक बच्चा जो कोचिंग नहीं कर रहा है लेकिन कायदे से बैठ के घर पे सवाल सॉल्व कर रहा है, जैसे जैद सर ने आज चैप्टर पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल कौन चैप्टर चल रहा है तुम्हारा बताओ, परसेंटेज चल रहा है, वो बच्चा घर जाए और अपनी बुक उठाए और परसेंटेज के सवाल लगाए सारे पिछले 5-10 साल के जितने भी। तो एक बच्चा जिसने पूरे साल कोचिंग करी और एक बच्चा जिसने सिर्फ क्वेश्चंस अच्छे से लगाए, वो तुमसे कहीं ज्यादा आगे होगा जिसने सिर्फ क्वेश्चंस आगे अच्छे से लगाए। आपका कोई फायदा नहीं, बिकॉज यही आपकी प्रैक्टिस है। आपको तो कोई किताब भी उठाने की जरूरत नहीं है, एएमयू का जो पेपर बनाता है उसके दिमाग में ही तो झांकना है आपको कि भाई तुम कैसा पेपर बनाते हो, उसका दिमाग ही तो है ये, उसी ने बनाए सारे पुराने पेपर्स, एएमयू तो बनाता है सारे पेपर्स। आपके पास तो रेडीमेड क्वेश्चन बैंक है, कभी भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कभी भी। और एक और जो मजे की बात, जो आप लोगों को अभी यकीन नहीं होगी, आप लोग को यकीन होगी वाली बात, मार्च या फिर अप्रैल में मैं अभी आपसे बोलूंगा कि पीवाईक्यू सॉल्व करना, आप नहीं करोगे, ठीक है। मेरे पास मैसेजेस हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। मैं बच्चों से कहता था कि पीवाईक्यूज इसलिए सॉल्व करने चाहिए क्योंकि पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं एएमयू में। एसएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो मैं क्लास में करवाऊंगा साथ में, बच्चे मानते ही नहीं थे, ठीक है। मेरे पास मार्च में बच्चों के जब उन्होंने पीवाईक्यूज फाइनली उठाए, मार्च में अप्रैल में जब बिल्कुल एंट्रेंस सर पे आ गया, तब उन्होंने पाया कि जब वो पीछे से उन्होंने सवाल लगाना सॉल्व मतलब शुरू करे, मतलब बहुत पीछे से, और जब वो आगे आते गए रिसेंट ईयर्स में, सेम क्वेश्चंस रिपीट होते, सेम क्वेश्चंस। बात ये नहीं होती है कि 5 क्वेश्चंस रिपीट हो गए तो आपको 5 मार्क्स मिल गए, नहीं, बात ये होती है सर 5 मार्क्स तो मिल गए, ये आपने टाइम कितना बचाया। अगर ये 5 क्वेश्चन मैथ्स के थे तो आप यकीन जानिए 2 मिनट अगर ये क्वेश्चन में लग रहा है तो आपने 10 मिनट बचा लिए अपने।
पूरे 10 मिनट बचा लिए आपने, और 5 मार्क्स तो मिले ही मिले फ्री के आपको, 10 मिनट और आपने बचा लिए। PYQs आर दी सोल ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जाम दैट यू एवर अपीयर। ठीक है, तो PYQs हमको करने हैं। हम लोग PYQs के अलावा ये भी करेंगे, जो क्लासरूम में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, SSC वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, मैं आपको अपना रूल समझा देता हूँ उसमें क्या होने वाला है आपकी क्लास में। जैसे आप लोग मैथ्स वीक बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि GS वीक है हमारी। देखो अगेन, GS वीक होने जैसा कुछ नहीं होता। आप लोग GS को एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो आपको वीक लगेगी GS, है ना। बट GS वीक होने जैसा कुछ भी इसलिए नहीं होता बिकॉज GS इज मेड अप ऑफ सब्जेक्ट्स यार। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? अगर आपके पास कोई सवाल आया एग्जाम में, आपके पास कोई क्वेश्चन आया, तो वो सवाल या तो इकोनॉमी का होगा, ठीक, या किसका हो सकता है? कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं बताओ? या तो पॉलिटी का होगा, हिस्ट्री का होगा, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स हैं, उनमें से किसी एक का होगा, और ज्योग्राफी का हो सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसीज का हो सकता है। चलो, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, और मिसलेनियस जनरल साइंस किसी का हो सकता है। यही तो हो सकता है। तो आपको नहीं पसंद पॉलिटी, मत पढ़ो। ये क्यों बोल रहे हो कि मुझे GS से नफरत है या मुझे GS नहीं पढ़नी? मत पढ़ो ना पॉलिटी, आप हिस्ट्री पढ़ो अच्छी। भाई हिस्ट्री से सवाल आ रहे हैं ना, इकोनॉमी से सवाल आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं। आपने अपने ब्रेन में 4 खाने बना रखे हैं। एक खाना GS का है, तो सारे GS के सवाल उसी बॉक्स में जाके गिरते हैं। एक मैथ्स का है, सारे मैथ्स के सवाल उसी में जाके गिरते हैं। आपको अपने बॉक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। जब आप सवाल देखो, मैं अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब वो सवाल देखेगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर मुझे GS नहीं आती, वो बोलेगा सर मुझे इकोनॉमी नहीं आती, मुझे इकोनॉमी में डाउट्स हो रहा है। और यही होता है हर साल जो बच्चे आते हैं, सबका ही होता है कि सर सब वो तो समझ में आ गया, सर हिस्ट्री कैसे करें नहीं समझ में आता। मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो ये बात बोलते हैं कि एटलीस्ट ये दिमाग में तो सॉर्टेड है ना इनके, कि इनकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, ज्योग्राफी ठीक चल रही है, पॉलिटी ठीक चल रही है, हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं हिस्ट्री कर लेंगे। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है बच्चों को, ये इसका रीजन और इसका सोल्यूशन दोनों चीज देखते हैं। ये प्रॉब्लम आती क्यों? देखो, प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि बच्चों ने अपने दिमाग में एक सिंगल पिक्चर बना ली है GS के सिलेबस की। उसका हम लोगों ने सोल्यूशन क्या निकाला कि हम एक सिलेबस क्रैकर बनाएंगे। बना हुआ है, मतलब ऑलरेडी पिछले साल के बच्चों को मिला था। ये सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा, और जब मैं क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, यहाँ पे जितने टॉपिक हैं सिलेबस के, जितने भी टॉपिक हैं सब लिखे हुए हैं। अभी इकोनॉमी चल रही है, ये इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, सीजनल, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी। फिर नीचे आ जाओ, नेशनल इनकम के टॉपिक्स आ गए। ये सारे, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये काफी लंबी है, मैंने सिर्फ 2 पेजेस दिखाए, उसमें सारे टॉपिक्स। जब मैं आपको क्लास में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, लेट से आज मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए, तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे आज की, 5 अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त, ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। फिर आप यहाँ पे रिवीजन की डेट डालोगे खुद कि आपको ये रिवाइज कब करना है। 5 अगस्त को मैंने पढ़ा दिया, आप एक डेट डाल दो उसमें 15 अगस्त, एक डाल दो आप इसमें डेट 25 अगस्त, ठीक। और आपको याद है कि मुझे ये वाला टॉपिक 15 अगस्त में रिवाइज करना है। अब जिस दिन आप रिवाइज कर लो, हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर दिया, फिर रिवीजन नंबर 2 पे हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर दिया। जब आप देखोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं और ये सब मेरे रिवाइज भी हैं, हाईलाइटेड है सारे। जहां पे हाईलाइटर नहीं है मतलब आपने ये वाला रिवाइज नहीं किया। दूसरी चीज, जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा पेपर में, जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा पेपर में, तो आपको पता होगा ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का, इकोनॉमी का है। आपको ये भी पता होगा कि इकोनॉमी में वो किस टॉपिक का है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन का क्वेश्चन आया, आपने गलत कर दिया, तो आप इसमें स्टार मार्क करके देख सकते हो कि मेरा यहां से सवाल बार बार गलत हो रहा है। तो अब आपका GS वीक नहीं रहेगी, इनफैक्ट आपकी इकोनॉमी भी वीक नहीं रहेगी, आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक रहेगा, जो आप ठीक कर सकते हो इजीली। आपके मेंटल ब्लॉक्स बना दिए हमने इतने सारे। देखो फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन आप पेपर में गलत करके आए, टाइप्स ऑफ बजट, बजट हम लोग क्लास में पढ़ दिया, यहाँ ये देख लो, IPO FPO से रिलेटेड आपने कोई सवाल गलत किया। अब आपको पता है यहाँ पे आप एक और एक्स्ट्रा खाना बनाना कि मुझे दोबारा रिवाइज करना है, मैंने ये टॉपिक गलत किया था। अगर ये सारे आप लोगों ने कर ली, हो गया GS का सिलेबस कवर। सामने पता लगेगा आपको कि कौन सा सिलेबस, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहा है। किसी का क्वेश्चन है, GS अच्छी है मेरी, बस इकोनॉमी खास पसंद पढ़ कर लेती हूँ, GS मुझे बहुत अच्छी लगती है, हिस्ट्री फेवरेट।
अगर आपकी जीएस ऑलरेडी अच्छी है या फिर आपको इकोनॉमी हिस्ट्री पसंद है, लाइफ विल बी इजी फॉर यू। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी अच्छी नहीं भी है, आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। आपको मैं क्लास में नोट्स नहीं बनाने, आप क्लास में आइए, नोट्स आपको पहले से प्रोवाइडेड होंगे, आप क्लास में आके बैठिए, नोट्स आपके हाथ में होंगे, सेम चीज जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपके पास होंगे। पीपीटी नहीं होगी आपके पास, पीपीटी यहाँ है, आपके पास नोट्स होंगे। आपको अगर उसमें कोई वैल्यू एडिशन करना है हाथ क्या, तो आप वहीं के वहीं कर सकते हो, आपको क्लास से पहले नोट्स मिल जाया करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप वहीं के वहीं लिख सकते हो उसी चीज, ठीक है। मेरा रोल क्या होने वाला है, मेरा रोल ये होने वाला है कि आप मेरे साथ, जैसे आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, लेटेस्ट लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी थी, कोई तो देखी होगी। मेरा काम है लिटरली आपको मूवी दिखाना। व्हेन यू वॉच अ मूवी, लेट्स से मैं आपसे पूछूं, अल्फा मूवी देखी थी, हु वाज द मेन लीड इन अल्फा? आलिया भट्ट ना। कितना इजी क्वेश्चन था, आलिया भट्ट तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ कि हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, रादर मेरे साथ तो नहीं है, कि हम लोग जीएस को रटने की तौर पे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि स्पोर्ट्स देखते हो, क्रिकेट देखते हो, कोई कोई स्पोर्ट्स देखते हो, क्रिकेट देखते हो, चलो तुमसे मैं पूछता हूँ, मुझे विराट कोहली की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, 5 बातें बताओ विराट कोहली के बारे में। अब हम जीएस ऐसे ही पढ़ते हैं कि विराट कोहली जो है ये राइट हैंड बैट्समैन है, अनुष्का शर्मा उसकी वाइफ है ना, उसका ये सब पढ़ते हैं। ये गलत तरीका है चीज पढ़ने का। हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को होलिस्टिकली पढ़ेंगे। जब हम पूरी पिक्चर देख लेंगे, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अल्फा का मेन कैरेक्टर कौन था, तो आलिया भट्ट तो कितना छोटा सा सवाल हो गया। तो हम रटेंगे नहीं कॉन्सेप्ट, हम बाकायदा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो बाकायदा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आलिया भट्ट तो छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा उसका, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। और इस बार तो आप पेपर देखिएगा जीएस का उठा के, पेपर आया भी बहुत अच्छा था। सर हमको कैसे मिलेंगे क्लास नोट्स? आपके क्लास नोट्स अपलोड हो जाया करेंगे रेगुलरली इसी पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जीएस लिखता हूँ, तो मैं आपको रोल बता देता हूँ, मेरा रोल क्या होने वाला है। हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट उठाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने लेट से पहले इकोनॉमी उठाया, कोई और भी उठा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जो आप पढ़ना चाहें। इकोनॉमी इस बार बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छी आई थी, और इकोनॉमी का वेटेज हर बार रहता है, तो हम ट्राई करते हैं कि पहले इकोनॉमी निपटा दें, क्योंकि ताकि रिवाइज भी कर पाए। फिर हम लेट से हिस्ट्री उठाएंगे, या नहीं उठाएंगे कुछ और उठाएंगे, लेट से पॉलिटी ले लेंगे, या फिर ज्योग्राफी लेंगे, या फिर ज्योग्राफी के अलावा क्या रह गया एक हमारा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, है ना, ये सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हम वन बाय वन सब्जेक्ट कवर करेंगे प्रॉपर, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ना क्वेश्चन बैंक दे दीजिए आप। क्वेश्चन बैंक का एक फायदा होता है कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है, दूसरा ये होता है कि अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो आप ठीक कर देते हो। इस साल का पेपर उठा के देखना जीएस का, वो मैं अगली क्लास में, जो अगली यूट्यूब पे क्लास जाएगी मैं उसमें डिस्कस भी करूंगा। जीएस का पेपर उठा के देखना, ऐसे सवाल आए थे इकोनॉमी से कि जिस बच्चे ने क्लास अटेंड करके समझ लिया इन्फ्लेशन क्या होता है, वो बच्चा 100% ठीक करके आएगा सवाल। जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल लगाने में रह गया, कुछ नहीं हो पाया उसका, ठीक। अब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि किसी में कवर नहीं हो ही नहीं पाते कवर, और उनको क्लास में पढ़ाना भी ऐसा होता है कि जैसे मैं अपनी रोजी हराम कर रहा हूँ। जैसे कि इंडिया टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, हाईएस्ट ब्रिज कौन सी है, कोई पढ़ाने वाली चीज है? पढ़ाने वाली चीजें वो है ना जो समझ में आई, तो रटने वाली चीज है। इसका हम लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला, वी हैव प्रिपेयर्ड अ ब्लू बुक फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपको अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी, क्योंकि अगर अभी आपको मिलेगी तो आप अभी यही रटने बैठ जाओगे। इस बुक में कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज है पूरी स्टैटिक जीएस का, ठीक है। दिस इज रिटन बाय मी। इसमें आपको सारे सवाल मिलेंगे जो ऐसे होते हैं, टॉलेस्ट टावर, रेनियस प्लैनेट, लाइटेस्ट गैस कौन सी है, ठीक है, आंसर की भी मिलेगी, लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट सी बीच, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, ये सब मिलेगा आपको, जितना आपको किसी भी किताब में मिलता है जी के जीएस की, जो जी के जीएस की अरिहंत वगैरह की किताब होती है, वो सारा आपको पीवाईक्यू के को एमसीक्यू के फॉर्म में मिल जाएगा। हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट एयरपोर्ट, गैलेंट्री अवार्ड, और भी दिखाता हूँ। द बुक डेवलपमेंट इज फ्रीडम इज रिटन बाय, आ गया, बुक्स एंड ऑथर्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखी है, ठीक है। ये सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मोर देन 400 टू 500 क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट मिलेंगे। द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक। आराम से बैठना,
रोज 5 सवाल 5 सवाल 5 सवाल भी, रोज 5 सवाल पे भी टिक करोगे तब भी होगा। मेरा रोल आपके साथ ये रहने वाला है, ठीक। कोई क्वेश्चन है आपको तो बताइए। अच्छा, कई दफा ये भी बात आती है दैट व्हाई डू यू पीपल ट्रस्ट मी एज योर मेंटोर, ये भी जायज सवाल है, ठीक है। तो मैं आपको उसका फैक्टर बता देता हूँ दैट व्हाई यू शुड ट्रस्ट मी एज अ मेंटोर। आई अपीयर्ड इन दीज, ये मैंने आपको दिखा दिया ना, सिलेबस ट्रैकर मैंने आपको दिखा दिया, ब्लू बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई अपीयर्ड इन 2019, मैं इन एंट्रेंसेस में अपीयर हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। और जो रेड में लिखा हुआ है ये मेरी रैंक्स थी उस साल की। एमयू एमबीए, अपना जनरल एमबीए, एमयू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमएफएम में रैंक आती नहीं है, वैसे मेरी वेटिंग आई थी तो वेटिंग क्लियर हुई थी। जामिया एमबीए में 8 रैंक। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जामिया एमबीए रैंक नहीं देता है, वो लाइन वाइज देता है, बट 8वें नंबर पे मेरा नाम था तो आई कंसिडर्ड इट 8 रैंक। एमयू एमएचआरएम में फर्स्ट रैंक, रिमोट सेंसिंग, एमयू एमएसडब्ल्यू, इसके अलावा एमएससी जियोलॉजी का एक एंट्रेंस और होता है वो भी मैंने क्लियर किया था। तो बात ये नहीं है कि मैं आपको जीएस पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे, बात ये है कि मैं आपका ओवरऑल एमबीए प्रिपरेशन देखने आया हूँ। जीएस तो मैं पढ़ाऊंगा, वो तो मेरा काम है पढ़ाना, उसके तो मैं पैसे भी लूंगा, लेकिन जिस चीज़ के मैं पैसे नहीं लूंगा वो है जो मैं आप लोगों को एज ए एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, एज ए एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट की आपको कैसे कैसे वर्कआउट करना है, ठीक। तो ये है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो पूछिए आप, और भी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे धीरे धीरे। जैसे अगली क्लास जो मैं लेने वाला हूँ आपकी, उसमें मैं काम करूंगा, उसमें पीवाईक्यू लेकर आऊंगा आपके साथ, और हम पीवाईक्यूज में डिस्कस करके देखेंगे कि आप खुद आइडेंटिफाई करके बताओगे कि सर ये क्वेश्चन तो मुझे इकोनॉमी का लग रहा है, ये क्वेश्चन तो मुझे पॉलिटिकल लग रहा है। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसके बाद हम आराम से अपना जीएस का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बहुत वक्त है। मेरा, जब मैंने अपना एमबीए एंट्रेंस दिया था मैंने 16 दिन की तैयारी करी थी, और पागलों की तरह तैयारी करी थी, 10-10 12-12 घंटे पढ़ के। हर किसी से मैं बोलता हूँ एमबीए एंट्रेंस 2 या 3 महीने का है। आपके पास अभी इतना वक्त है कि आप 2 बार 3 बार गलत तैयारी करके फिर सही ट्रैक पे आके भी निकाल सकते हो। आपको गलत पे जाना नहीं है, आपको ठीक पे रहना है और टॉप रैंक लेकर आना है। क्योंकि जब रैंक 100 के ऊपर जाती है ना, तो रिजल्ट से लेके काउंसलिंग से लेके अलॉटमेंट तक का वक्त बहुत बुरा जाता है। हमेशा दिल में धक धक होती रहती है कि मिलेगा एमयू नहीं मिलेगा सेंटर। अच्छी रैंक लेकर आओ, 100 के नीचे लेकर आओ, पहली लिस्ट में सेंटर में, ठीक। कोई डाउट? सर जो ट्रैकर था वो हर टॉपिक का होगा, एवरी टॉपिक का होगा, ये मैंने सिर्फ डेमो दिया, ये सिर्फ डेमो था, हर टॉपिक का आपको ट्रैकर मिलेगा, ठीक है। ओके, आई डोंट थिंक देयर आर मोर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस हैं भी तो मैं कल फिर आपको क्लास में मिलूंगा, आप दोबारा मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।